A very warm welcome to my YouTube channel Grow With Me. My name is Anchal Tyagi, and today we would be starting with a unit 3 of IGNU, that is perception. So, guys, without wasting our time, let's get started. Okay, so on this particular channel, you would be finding very informative and productive content. So, stay tuned, do subscribe, like, and share for more updates. Today, आज हम जो है unit 3 we would be starting with the unit 3. So the very first most thing that we should know is the content. So today this is the part 1 of our this particular unit. So in today's video or lecture we would be going through perception, then stages of perception, processes of perception, theoretical approaches to perception, and all these 4 subtypes would be completed. So guys, the rest portion of this particular unit would be completed in the next part of the video. So stay tuned for that. And without wasting our time, let's get started with the topic perception. But usse pehle, that is the one thing that we should actually know is the basics. So the thing is, understanding of a stimulus varies from a person to person. Means when we are in a circumstance, जब हम एक condition या situation में होते हैं तो हमें अपने environment से, अपने sense organs के through, अपनी understanding के through बहुत सारे तरीके के stimulus मिलते हैं. तो जैसे हम उस स्टिमुलस को समझते हैं बिल्कुल उसके ही कॉन्टेक्स्ट में हम उसको रिस्पॉन्ड आउट करते हैं. तो एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अलग तरीके से बिहेव करता है और सेम सिचुएशन में कोई और पर्सन अलग तरीके से रिस्पॉन्ड आउट करता है. और इसी का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं, आपके कोई भी 2 इंडिविजुअल ले लीजिए, वो कभी भी एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकते. तो जैसा हम अपने सराउंडिंग को, अपने सिचुएशन को समझते हैं, बिल्कुल वैसा ही हम अपना रिस्पॉन्ड आउट करते हैं. So the world around us is complicated and the process of knowing it is complicated too. इसका मतलब ये है जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, जिस सर्कमस्टांसेस में हम एक टाइम पे बेसिकली कोई भी सर्कमस्टांस जो हम एनकाउंटर करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होगा या फिर जिस हिसाब से हम अपने स्टिमुलस को समझेंगे, बिकॉज सर्कमस्टांस जो होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा और हमें भी उसी के हिसाब से हमारा जो बिहेवियर होगा, हमारी जो समझ होगी वो भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी. परसेप्शन is basically a psychological process. Obviously, ये हमारे एक mental process के अंदर आ जाता है perception, and it is responsible for interpretation of the world and understanding our world. Basically, हम अपने आसपास की जो surrounding है, circumstances है, situations है या फिर world है, हम उसको किस हिसाब से समझते हैं और फिर उसको किस हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, उस चीज के लिए परसेप्शन रिस्पॉन्सिबल होता है. और इसीलिए आप देखेंगे कि आपके सिस्टर या ब्रदर सिबलिंग एक पर्टिकुलर सिचुएशन से के अंदर आपसे ज्यादा अच्छी तरह एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर सकता है, बिकॉज हम सबका अंडरस्टैंडिंग अपने एनवायरमेंट को अलग अलग होता है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द IGNU कंटेंट, दैट इज परसेप्शन इज अ वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. अभी हमने देखा कि परसेप्शन से हम अपनी दुनिया के आसपास सर्कमस्टांसेस को समझते हैं. सो परसेप्शन हमें पता है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. ओके, सो इट इज अ सेट ऑफ हायर मेंटल प्रोसेसेस. सी, जो बेसिक मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उनसे हमारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हम नहीं समझ सकते. इसीलिए हमें अपनी कॉम्प्लिकेटेड सराउंडिंग को टैकल अप करने के लिए उतना ही हायर एक अच्छा एडवांस मेंटल प्रोसेस यूज करना पड़ता है, और जिसका हम यूज करते हैं वो है परसेप्शन. परसेप्शन हेल्प्स अस टू बी अवेयर ऑफ ऑल द स्टिमुलाई प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. सी, हमारी सराउंडिंग या सिचुएशन के अंदर हमारे आसपास कितने स्टिमुलाई हैं, कितने बेसिकली सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अंदर क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, ये समझने के लिए परसेप्शन हमें हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू मेक एप्रोप्रिएट डिसीजन. ऑब्वियस है, अगर हम अपने एनवायरमेंट को, अपने सर्कमस्टांसेस को समझते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम एक डिसीजन लेते हैं. तो डिसीजन मेकिंग जो एक और मेंटल प्रोसेस है, उसके अंदर भी परसेप्शन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है.
अगर हम अब इसकी एक डेफिनेशन के अंदर जाएं, साइकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर जाएं, तो परसेप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग and interpreting the sensory information based on previous experiences, others experiences, or the need or expectation. Basically जो परसेप्शन होता है वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, हम सबको पता है, बट इसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं अपने सेंसरी इंफॉर्मेशन को, जो भी हम अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम हमारे सेंसरी, हमारे जो सेंसेस होते हैं वो अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करते हैं, फिर हम अपने एक्सपीरियंस की हेल्प से उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। एक्सपीरियंसेस का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारे नीड क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है खुद से और अपने एनवायरनमेंट से, वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस करेगी कि हमारी परसेप्शन, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बनेगी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। Okay, brain is not capable to attend to every aspect happening in one's environment at a time. सी, हमें पता है हमारी जो सराउंडिंग है, सिचुएशन है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, तो ब्रेन हर टाइम उसको समझ नहीं पाता है। ओके, हर टाइम उसको हर एक चीज को, हर एक स्टिमुलाई को जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, उसको ग्रैस्प हर एक चीज को नहीं कर पाएगा, कुछ लिमिटेड चीजों को ही करता है। इसीलिए so it limits its attention and undergoes selective attention, और इसीलिए एक और साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल प्रोसेस के अंदर हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, जिसके थ्रू हम जो है सेलेक्टिव अटेंशन को यूज करते हैं। सेलेक्टिव अटेंशन के अंदर हम अपने एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर सिर्फ सेलेक्टिवली कुछ चीजों को, कुछ स्टिमुलाई को ही सेलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर हमें अपना ध्यान देना है, और बाकी जो स्टिमुलाई होगा हम उसको साइड में कर देते हैं, वी इग्नोर इट। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ब्रेन काम करता है, क्योंकि हर एक स्टिमुलाई अगर ब्रेन ग्रैस्प करेगा तो हमारे जो मेमोरी है वो उतनी शार्प नहीं रह पाएगी, या फिर हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई को छोड़ देंगे। इसीलिए सेलेक्टिव अटेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। परसेप्शन का जो प्रोसेस रहता है, अब हम उसको समझते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन अंडरगोज 3 सिचुएशन। पहला होता है सेलेक्ट द नेसेसरी स्टिमुलाई एंड ब्लॉक रेस्ट। बेसिकली सेलेक्टिव अटेंशन का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपने ज़रूरतमंद की जो स्टिमुलाई है या इंफॉर्मेशन जो हमारे सेंसेस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको सेलेक्ट करते हैं, और बाकी के जो स्टिमुलाई है या बाकी की जो इंफॉर्मेशन है हम उसको साइड में ब्लॉक कर देते हैं। द ब्रेन फोकसेस ऑन द टास्क एंड ऑर्गेनाइजेस द सीन। ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव अटेंशन की वजह से सिर्फ जो काम की चीज है या फिर जो इम्पोर्टेंट टास्क उसको कंप्लीट करना है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करता है, और जो हमारे सराउंडिंग है, सीन है, या फिर हमारी जो प्लानिंग है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर देता है। ठीक है, नाउ फिगर आउट द एग्जैक्ट पोजिशन और टाइमिंग और एटसेट्रा थिंग फीचर्स टू कमेंस द टास्क। जो भी हमें टास्क मिला है उसके लिए हमने इंफॉर्मेशन जमा कर ली है, हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया है, और अब हम समझेंगे कि उसके एक्स्ट्रा फीचर्स को समझेंगे, जिससे कि हम उसको एग्जैक्ट टाइम पे फीचर्स को यूज करके अपने टास्क को पूरा करें। आई होप अभी तक आपको एक एक स्टेप, हर एक चीज अभी तक समझ में आ चुकी होगी। लेट्स गो फर्दर। ओके, सो आफ्टर एनकाउंटरिंग द स्टिमुलाई, जब हम एक बार स्टिमुलाई से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें अपनी आसपास की इंफॉर्मेशन से हमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, हम सेलेक्टिव अटेंशन यूज कर लेते हैं, हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली हम 3 स्टेप्स के थ्रू हमें सब कुछ करते हैं। तो जो परसेप्शन है उसके अंदर हमें 3 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। So let's see what are the 3 steps. So the very first step is selection. Selection, then organization and then interpretation. ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज की या किसी भी स्टिमुलाई की, कंडीशन की या इंफॉर्मेशन की एग्जैक्ट या फिर अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके, या फिर कोई भी एक टास्क कंप्लीट करने के लिए। So let's see what are the steps in a detailed manner. So see, you would see the very first step, that is selection. So selection,
अंडर सिलेक्शन व्हाट हैपेंस इज कि हमारा, जैसे हमने पहले देखा था, द ब्रेन हैव अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी टू अटेंड ऑल द स्टिमुलाई दैट आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट. सो व्हाट हैपेंस इज, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, बेसिकली हम अवेयर होके, अवेयरनेस के साथ या बिना जागरूक होके, वी सेलेक्ट सम स्टिमुलाई एंड इग्नोर्स द अदर्स. बेसिकली क्योंकि ब्रेन के पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है स्टोर करने के लिए. अगर हम हर एक इंफॉर्मेशन को, छोटी से छोटी स्टिमुलाई को भी अगर हम अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेंगे, तो एक्चुअली हमारी जो लाइफस्टाइल है या आपके जो मेंटल पीस है वो खत्म हो जाएगी. इसी वजह से ब्रेन के पास क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी है, तो ब्रेन जो है कॉन्शियसली, मतलब अवेयरनेस में होके, जागरूक होके, या फिर अनकॉन्शियसली कुछ स्टिमुलाई को, कुछ इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर लेता है सिलेक्टिव अटेंशन के थ्रू, और बाकी को इग्नोर कर देता है. ये बार बार ही वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, वही पॉइंट रिपीट होंगे, क्योंकि ये डिटेल्ड प्रोसेस अब आपका आ चुका है. जो पहले कुछ कुछ पॉइंट्स थे वो एक्चुअली द बेसिक्स. ओके, so now through selection the selected stimuli is basically the attended stimuli. सिलेक्शन के अंदर हम जो कोई भी स्टिमुलाई या इंफॉर्मेशन को हम सेलेक्ट करते हैं, उसी के ऊपर हम अपनी सारी अटेंशन, हम अपना सारा फोकस डालने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली selected stimuli is equal to the attended stimuli. So now let's go to the second slide. So second step आता है, that is organization. ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा अनकॉन्शियसली होती है. हम अनकॉन्शियसली जो स्टिमुलाई है उनको ऑर्गेनाइज कर देते हैं. सो द स्टिमुलाई आर अरेंज इनटू अ मीनिंगफुल पैटर्न. एक पैटर्न के अंदर हम अपने जो स्टिमुलाई है उसको हम बेसिकली मूव ऑन कर देते हैं, सो दैट कि एक सी, अगर हम कोई भी चीज को समझते हैं, लर्न तक करते हैं, तो हम उसको प्रॉपरली नोट डाउन करते हैं एक सीक्वेंस के अंदर. अगर हमें कोई भी स्टिमुलाई ऊपर या नीचे या फिर मिक्स्ड अप या जम्बल्ड फॉर्म में मिलता है, तो हम उसको उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं. तो इसीलिए हर एक चीज को अप्रोप्रिएटली पूरा करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो हमारे स्टिमुलाई, जो हमने सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ग्रास्प करे थे, उनको एक मीनिंगफुल पैटर्न के अंदर ढाल दें. ओके, इट हेल्प्स इन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन. जब हम पैटर्न के अंदर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर, तो वहां पे हमारे उसको समझने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है. हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी सिचुएशन को या स्टिमुलाई को इंटरप्रेट कर पाते हैं, और फिर हमारा टास्क बहुत अच्छी तरीके से पूरा हो जाता है. नाउ कम्स द थर्ड स्टेज विच इज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन के अंदर हमारा जो ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई था, जो हमने ऑर्गेनाइज किया था, एक मीनिंगफुल पैटर्न में इंफॉर्मेशन को डाला था, तो वहां पे अब यहाँ पे क्या होता है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज द कलर. सो इंटरप्रिटेशन के अंदर अब हम उस ऑर्गेनाइज्ड स्टिमुलाई को एक मीनिंग दे देते हैं. सी, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जब भी हम कोई भी स्टिमुलाई को या कोई भी इंफॉर्मेशन को मीनिंग के साथ उसको समझ के अगर हम अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं, तो हम उसको ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए हम उसको रिटेन कर पाते हैं. तो इसीलिए इंटरप्रिटेशन प्रोसेस के अंदर हम अपनी छोटी से छोटी चीज़ जो हमने ऑर्गेनाइज करी है, अटेंड करके उसको ऑर्गेनाइज किया है, उसको हम उसके लिए एक मीनिंग, उसको एक मीनिंग के फॉर्म में, उसकी जो सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन है, उसको एक समझ के हम आगे उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं. इट इज अ सब्जेक्टिव, बेसिकली ये जो इंटरप्रिटेशन वाली स्टेज है, बेसिकली सारी स्टेजेस बड़ी ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि एक कॉमन स्टिमुलाई को, एक कॉमन स्टिमुलाई जो अलग अलग लोगों के सामने है, हर एक इंडिविजुअल उसको अलग डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, बिकॉज वी आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. No two or more than two persons can be same or similar to each other. Okay, so because we are different, so we interpret the things or stimuli in a very different form. Okay, I might see some features in a particular stimuli, you might see some new or more informative features. I might skip some features, you might hold them up to yourself. तो कुछ चीजों को मैं छोड़ दूंगी, आप उनको पकड़ के रखोगे. ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हम डिफरेंट है. आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू,
and you must be different from any other person. Okay, so इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है. ठीक है, नेक्स्ट कम द फैक्टर्स विच अफेक्ट, जो इंटरप्रिटेशन को इफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, वो होता है एक्सपीरियंस. अब देखिए, अब अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर मैं और आप सामने बैठे हैं और दोनों के लिए सेम सिचुएशन है, तो मैं उसमें डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती हूँ. मेरा अलग बिहेवियर दिखता है, आपका अलग दिखता है. मान लीजिए एक रिएक्टिव वाला है जहाँ पे आपको बहुत जल्दी हाइपर किया जाएगा. मान लीजिए आई एम वेरी एग्रेसिव पर्सन, तो मैं एकदम से भड़क जाऊंगी और आप शांत रहेंगे. तो आप जो हमारे बिहेवियर में जो डिफरेंस आएगा, बिकॉज हमने दोनों ही चीजों को अलग तरीके से परसीव किया है, हमने सेम सिचुएशन को अलग अलग तरीके से परसीव किया है. और ये जो अलग अलग तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं चीजों को, वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू. मे बी आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, मे बी मेरी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, मे बी आपकी नीड्स ज्यादा थी, मे बी मेरी बिलीव्स ज्यादा थे. तो belief, experiences, expectations and needs, and there are numerous n number of factors that may influence one's interpretation. So guys, let's go ahead without wasting a time. I hope you might have understood it very clearly. So I have basically made a flow chart over here for a better conceptual clarity, and even you can draw it in your paper. So let's get started. So interpretation of stimuli, जो हमारी एक स्टिमुलाई, एक पर्टिकुलर, अभी हम बेसिकली इस पे ब्रीफ है, सब कुछ जो हमने पढ़ा है वही है, बस एक डायग्राम फ्लो में मैंने आपको दिखा दिया है. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, जो हम स्टिमुलाई को समझने की कोशिश करते हैं, बेसिकली डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फो, कि हमने किस हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करा है. और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपेंड करती है कि कितने हिसाब से या किन किन चीजों पे, कौन कौन से स्टिमुलाई पे हमने अटेंशन दी है या सिलेक्टिव अटेंशन के प्रोसेस में उसको डाला है. तो सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है. अगर हम अच्छी तरह कोई भी अटेंड नहीं करेंगे, स्टिमुलाई को हम अटेंटिवली नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आएगी. और अगर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे तो इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, और पूरे के पूरे चांसेस है हम उस सिचुएशन को गलत तरीके से परसीव करेंगे और फिर गलत तरीके से टास्क को कंप्लीट करेंगे, और इसकी वजह से नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आएगा और आप एक नेगेटिव बिहेवियर को शो कर सकते हैं. तो इसीलिए कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी या फिर कुछ और हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, क्योंकि हम एक गलत तरीके से या फिर एक लेस रिस्पॉन्सिव तरीके से चीज को अटेंड करते हैं. अगर हम उसमें थोड़ा और दिमाग लगाएं, थोड़ा और अच्छी तरह उसको अटेंड करें, अटेंशन पे करें, फिर अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करें और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को भी इंक्लूड करें. सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव पे अगर हम स्टिक रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बायस हो जाते हैं. तो हर एक चीज वहाँ पे बेसिकली मैटर करती है परसेप्शन के अंदर, because it is a very subjective experience. Now, so individual differences occur in the process of perception. Obviously बात है, अगर हर एक इंडिविजुअल एक तरीके से नहीं सोचता है, ना ही रिएक्ट करता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आएंगे ही आएंगे. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का तो मेजर रोल रहता है परसेप्शन के अंदर. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज या. अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट तैयार करा है, दैट इज ये अभी तक जो पढ़ा है उसी के बारे में है, बस मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी जल्दी से without wasting a time. You can draw it in your notebook also. So the process of perception basically goes under 3 stages. पहला आता है perceptual input, then perceptual process और फिर perceptual output. इनपुट के अंदर बेसिकली जो इंफॉर्मेशन होगी स्टिमुलाई की, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर एंटर करती है. हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं एक अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको अटेंटिवली एक्सेप्ट करते हैं या फिर उनको सुनते हैं, उनके ऊपर अटेंशन पे करते हैं और फिर वो हमारे ब्रेन की तरफ जाता है. ओके, सेकेंड कम्स हमारे जो परसेप्शन के अंदर 3 प्रोसेस है, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन. अब सेंस ऑर्गन्स की वजह से इंफॉर्मेशन जो है इन तीनों स्टेजेस से गुजरती है और लास्ट के अंदर हमारा जो है आउटपुट आता है. आउटपुट भी 2 तरीके का आएगा क्योंकि हमारे बिहेवियर 2 तरीके से डिटरमाइन होता है. जो ओवर्ट आउटपुट आएगा वो आउटपुट जो बाहर सबको दिखेगा,
ठीक है, वो होगा हमारा बिहेवियर। और बहुत सारी चीजें हो सकती है। बेसिकली हमने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को समझा, फिर परसेप्शन के तीनों स्टेजेस के थ्रू उसको भेजा, और फिर हम एक तरीके से एक उस सिचुएशन के अंदर अपना बिहेवियर शो करते हैं। तो जो वो बिहेवियर शो कर रहे हैं वो ओवर्ट है। ओवर्ट इसलिए है क्योंकि लोग आपको देख पा रहे हैं, आपका बिहेवियर देख के समझ सकते हैं। और जो कोवर्ट आउटपुट होगा, जो आपके अंदर चेंज आएगा, वो होगा आपका एटीट्यूड, आपके बिलीफ में चेंज आएगा। तो ये तीन तरीके से परसेप्शन का जो पूरा फ्लो है वो चलता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, which is theoretical approaches to perception. सो गाइस, दिस इज द लास्ट टॉपिक आज की वीडियो और आज के लेक्चर के लिए। बाकी का जो टॉपिक होगा, जो कंटेंट में है सेंसेशन से, नेक्स्ट टाइम वी वुड बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो लास्ट टॉपिक है, लेट्स कंप्लीट इट वेरी एनर्जेटिकली। सो द थियोरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन, कि थ्योरी के पर्सपेक्टिव से परसेप्शन क्या होता है वो देखते हैं। सी, थ्योरेटिकल अप्रोचेस अगर हम यूज करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ समथिंग। जो भी तरीके से हम परसीव करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं, तो थ्योरी के थ्रू हम उसका रूट कॉज समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द रूट कॉज, व्हाट इज एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड ऑल द थिंग्स दैट वी हैव अंडरस्टूड और हाउ वी हैव परसीव्ड अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पे हम रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इट इज यूज्ड वेयर कॉजेज आर बेटर अंडरस्टूड। थ्योरेटिकल अप्रोच को हम वहीं पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम कॉज को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर हमें हाफ नॉलेज होगी तब भी वो हमारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। So it was proposed by psychologists and it explains the process of perception. Theoretical approach basically perception के process को ही समझाने की कोशिश करता है, और ये बहुत सारे psychologists के basically बहुत सारी theories के बाद adapt करने की कोशिश की गई थी। तो theoretical theory के थ्रू क्या approach रहेगी वो देखते हैं। So basically theoretical approach अगर हम देखें तो there are two types of basically two theoretical approach। दो तरीके से हम परसेप्शन के प्रोसेस के अंदर जाते हैं। पहला है बॉटम अप अप्रोच एंड देन सेकंड इज टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप से आपको समझ में आ रहा होगा नीचे से ऊपर, और टॉप डाउन से मतलब ऊपर से नीचे। तो ऐसा ही कुछ हमें अब यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक व्हिच इज बॉटम अप प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग के अंदर हमारा कैसे परसेप्शन डिटरमाइन होता है, अब हम वो देखते हैं। सो लेट मी जस्ट change my color. Yes, so the process of perception is direct processes. बेसिकली जो बॉटम अप प्रोसेसिंग है उसके अंदर हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। द इन्फो एज इट इज कमिंग इन, जैसी इंफॉर्मेशन हमारे पास सेंस ऑर्गन से आ रही है बिल्कुल वैसे ही उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। कोई भी उसमें मैनिपुलेशन लाने की कोशिश हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे इंफॉर्मेशन आएगी उसको वैसा का वैसा गैदर करके अपने अंदर प्रोसेसिंग करेंगे। It refers to the way it is built up from the smallest pieces of sensory organ. Basically, देखिए, अगर हम कोई भी एक चीज देखते हैं और फिर हम उसकी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम छोटी छोटी फीचर्स को देखने के शुरू करते हैं। ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं, और जैसा जैसा हम ऑब्जर्व करते जाते हैं एक पर्टिकुलर फिगर को, उसको वैसे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कंबाइन करके। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट प्रोसेस है। जैसे इंफॉर्मेशन आई बिल्कुल वैसे छोटे छोटे पीसेस में आएगी और छोटे छोटे स्टिमुलाई की फॉर्म में आएगी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, सेंसरी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। उसको बिल्कुल वैसे वैसे हम बिल्डअप करेंगे और समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन फ्लैशेस अ रैंडम पिक्चर ऑन द स्क्रीन, eyes detect the features and brain pieces it together and perceive a picture of a face. ठीक है, so what happens is कि ऑफ अ फेस आएगा एंड नहीं आएगा। सो व्हाट हैपेंस इज हमारे एक मान लीजिए स्क्रीन है सामने, उसके ऊपर एकदम से कोई भी रैंडम पिक्चर आपके सामने जो है फ्लैश कर दी, एंड यू विल एक्चुअली ऑब्जर्व द फीचर्स। You will bit by bit or by small steps you will observe the features, and the brain
because we undergo organization, so we will organize the information together and we would realize कि yes, it is a face, it is a human face. तो ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हम कहते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग, जिसके अंदर we actually undergoes the direct perception. We see the information, we take it bit by bit, and actually we build it up and we understand that yes, this is a particular figure is basically of a lion or a cat or anything. Okay, so the perception over here in this particular approach is data driven process. Basically we need see, यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन आपको स्टिमुलाई के फॉर्म में मिलेगी आप उतने ही अच्छी तरह उसको समझ पाओगे। आप इसके अंदर अपने खुद से कोई एक्सपीरियंस को इंक्लूड नहीं करोगे। परसेप्शन इज डेटा ड्रिवन प्रोसेस। आपको जितना डेटा मिलेगा, आपको जितनी सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप उतना ही उसको जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे। दैट इज द स्टिमुलाई कैरीज इनफ इंफॉर्मेशन टू बी इंटरप्रेटेड मीनिंगफुली। जो स्टिमुलाई होगा उसके अंदर उतनी इंफॉर्मेशन होगी जिससे कि जो स्टिमुलाई है वो अच्छी तरह हमें समझ में आ जाए। इसके अंदर अब आप कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हो, आप कोई इंफॉर्मेशन को पास्ट एक्सपीरियंस से लिंक करके समझने की कोशिश नहीं करते हो। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, देखते हो समझ जाते हो, ये ऐसा वाला अप्रोच है। तो जेबी गिब्सन was only one of the strongest advocate of this view। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे हैं जो बॉटम अप प्रोसेसिंग के को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना जानते थे बेसिकली। दैट वाज जेबी गिब्सन। So now comes the second approach, which would be actually opposite to this approach. So let's see what happens there. So top down processing. So just a second. In top-down processing, the process of perception, yes, the process of perception is indirect. Obvious है, अगर बॉटम अप प्रोसेसिंग जो थी वो डायरेक्ट थी, तो टॉप डाउन इसके अपोजिट होगी, तो ये इनडायरेक्ट परसेप्शन होगा जो कि हमारे कॉग्निशन के थ्रू जाएगा। बेसिकली इसके अंदर हमें समझना पड़ेगा, अपने मेंटल प्रोसेसेस का यूज करना पड़ेगा और फिर जाके हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को समझ पाएंगे। सो द ब्रेन अप्लाइज व्हाट इट नोज। यहाँ पे ब्रेन वो सब कुछ समझने की कोशिश करेगा जो भी वो जानता है। सी ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, तो बेसिकली हम यहाँ पे अपने मेंटल प्रोसेसेस का यूज करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस का यूज करेंगे, नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ यहाँ पे जुड़ जाएगा। इंफॉर्मेशन को हम समझेंगे, एक्सपीरियंस के साथ लिंक करेंगे और फिर हमें समझ में आएगा दैट यस, दिस इज व्हाट इट इज वांटिंग टू एक्चुअली रिवील टू अस। सो द परसेप्शन इज एन एक्सपीरियंस ड्रिवन प्रोसेस। इस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग के अंदर आपका एक्सपीरियंस ड्रिवन प्रोसेस माना जाता है। पिछले वाले में डेटा ड्रिवन था, डेटा जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके हिसाब से आपका परसेप्शन होगा, लेकिन टॉप डाउन प्रोसेसिंग के अंदर आपका जो एक्सपीरियंस आपने आज तक लिया है वो आपकी परसेप्शन को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा। That is, the stimuli does not have enough or sufficient information to rely upon, and therefore we need to rely on our experiences। यहाँ पे जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग जब एक्टिवेट होती है, इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो स्टिमुलाई जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, उतना सफिशिएंट नहीं है समझने के लिए। इसलिए आपको अपने खुद के मेंटल प्रोसेसेस और बेसिकली आपको अपने एक्सपीरियंस को यूज करके उस पर्टिकुलर चीज को समझने की जरूरत पड़ेगी। रिचर्ड ग्रेगोरी was the strongest advocate of this view। जो रिचर्ड एडवोकेट रहे हैं पहले के, वो इस पर्टिकुलर परसेप्शन को बहुत ज्यादा यूज करते थे। ओके, वो अच्छी तरह इस पर्टिकुलर अप्रोच को, परसेप्शन के अप्रोच को समझने के लायक थे। Next comes the D end, and the last thing that we will be actually entertaining here is the extra information। तो बुक के हिसाब से आपकी जो हैंड बुक आपको इग्नू की मिलती है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस आल्सो टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट थॉरोली। सो द फोनोलॉजिकल कोडिंग। सो फोनोलॉजिकल कोडिंग बेसिकली मीन्स, just a second, yes, phonological coding means representation and analysis of spoken words in short term memory।
सी व्हेन यू विल बी एक्चुअली कमिंग टू मेमोरी चैप्टर या यूनिट, आपको समझ में आएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, और सेंसरी मेमोरी क्या होती है। ये सब कुछ अगर आपके पास 11th में साइकोलॉजी रही होगी तो आपको वहाँ पे भी समझ में आ चुका होगा। पर अभी के लिए आप सिर्फ टर्म के ऊपर फोकस कर लीजिए, दैट इज फोनोलॉजिकल कोडिंग। सो फोनोलॉजिकल कोडिंग के अंदर हम जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, एक बेसिकली मेमोरी प्रोसेस है शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसके अंदर फोनोलॉजिकल कोडिंग की वजह से हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं और एनालाइज कर पाते हैं स्पोकन वर्ड्स को। जो भी हमें वर्ड्स या इंफॉर्मेशन जो हमें बेसिकली हम उसे सुन पा रहे हैं स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट कम्स ऑर्थोग्राफिक कोडिंग। ऑर्थोग्राफिक कोडिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है रैपिड रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिटन वर्ड्स। जो भी लिखित में या रिटन फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ऑर्थोग्राफिक कोडिंग के थ्रू आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर प्रोसेस होती है। तो दीज वर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो और द लेक्चर। और ओके, वन ग्राफ इज लेफ्ट। ये आप देख सकते हैं that this is the top down processing, and okay, we use context to make prediction। and यहाँ से अगर आप इन्हीं एरो को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिखेगा बॉटम अप रिप्रोसेसिंग, वेयर द फोनोलॉजिकल कोड वो यहाँ पे यूज होता है। बेसिकली डायग्राम है, आप इसको अपने बेसिकली पेपर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बॉटम अप और आपकी ये जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग या अप्रोच है उसके लिए। Now comes to the end. Actually, I'm really sorry for the earlier one alerts. So thank you guys. You can continue viewing my other videos by just subscribing and getting the updates on time. Also, you can click here for more content of BPC 101, and for there are miscellaneous videos also for other courses of IGNOU. So thanks a lot guys. Do subscribe, like and share the video. I hope you got all the things correctly and thoroughly. I would make it sure that further parts come very soon for your understanding. Thanks a lot, guys. Stay tuned for more updates. Bye bye.